तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर 29 पार्ट ए, जहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे इससे एक्टिव मोड ऑफ बीजेटी। एक्टिव मोड मतलब वही आपका एम्पलीफायर वाला मोड, मतलब एक आपका फॉरवर्ड बाइस है, आपका जेई जो है वो फॉरवर्ड बाइस है और आपका जेसी जो है वो रिवर्स बाइस है। ओके, तो ये बेसिक सी बातें हो गई। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, और ये भी इंपॉर्टेंट है, आप पीएनपी टाइप का बीजेटी ले रहे हो तो ये सारी चीज़ें हटा के नीचे चलते हैं। ओके, तो ये आपका पी और आपका एन और आपका पी टाइप का बीजेटी है। और जब ये बात आई तो तुरंत आ गया भाई यहाँ पे आपके होल्स मेजोरिटी होंगे और यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स होंगे और यहाँ पे आपके होल्स होंगे। ओके, तो ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे कुछ हम कनेक्शंस करते हैं क्योंकि हमें फॉरवर्ड बाइस करना है, ऑब्वियस ही बात है। तो फॉरवर्ड बाइस करने के लिए क्या है कि इसका पी को आप पॉजिटिव से जोड़ेंगे। ठीक है, एकदम स्ट्रेट सा पॉइंट है, उसमें कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। अब क्योंकि ये एन वाली साइड है तो इस एन वाली साइड को आप जोड़ेंगे किससे, नेगेटिव से। तो ये आपने नेगेटिव से जोड़ दिया, तो यह आपका जो है जंक्शन जेई, ये आपका फॉरवर्ड बाइस हो गया इतने से काम से। आगे बढ़ते हैं। अब ये आपका क्योंकि एन है और ये आपका पी है, तो ये पी को आपको इसको रिवर्स बाइस करना है, तो इस पी को आपको नेगेटिव से जोड़ना है। ये आपने नेगेटिव से जोड़ दिया। एट द सेम टाइम ये आपका एन है और इस वाले जंक्शन को, ये जो जंक्शन जेसी का है, जेसी जंक्शन को आपको रिवर्स करना है, तो इसी को हमने यहाँ से उठा के पॉजिटिव से जोड़ दिया। तो यहाँ पे क्या लॉजिक और रूल है ना कि वन एट अ टाइम। अब आप ये कह सकते हो कि ये जो बेस का टर्मिनल है, जो बेस वाला पॉइंट है, ये तो कॉमन पॉइंट है, ये पूरा कॉमन पॉइंट है। आपने एक बार इसको नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है और एट द सेम टाइम इसको पॉजिटिव टर्मिनल से भी जोड़ दिया है, तो फिर हम इसको समझें कैसे। तो यहाँ पे सीधा सा लॉजिक लग गया कि वन एट अ टाइम। आप जब देख रहे हो तो एक बार में या तो जेई को देखो या तो जेसी को देखो। ओके, तो ये जो बेस है इसको हमने दोनों से जोड़ा है, इधर नेगेटिव से इधर पॉजिटिव से, तो दोनों को एक साथ नहीं देखना है आपको, वन एट अ टाइम। तो जब जेई को देखेंगे तो आपको फॉरवर्ड बायस दिख रहा है जेई जंक्शन, और जेसी आपको रिवर्स बायस दिख रहा है। ठीक है, इतना हमने कर दिया। अब यहाँ पे क्या है कि जो VEB है, मतलब एमिटर और बेस के बीच का जो वोल्टेज है, बैटरी का जो वोल्टेज है वो आपका ग्रेटर देन जीरो है, ऑब्वियसली बात है, फॉरवर्ड बायस है। यहाँ पे क्या है कि VBC आपका ग्रेटर देन जीरो है। ये जो बैटरी की वैल्यू है, क्योंकि इसमें पॉजिटिव वाली साइड बेस से जुड़ी है, तो जब इसको VBC का क्या मतलब होता है ना, ऑब्वियसली बात है, आपने नेटवर्क अच्छे से पढ़ा, आप समझ जाएंगे, VB माइनस VC। और क्योंकि ये बैटरी की पॉजिटिव वैल्यू है तो VB आपका बड़ा है और VB को पॉजिटिव साइड से जोड़ा है, तो ऑब्वियसली बात है कि VB माइनस VC करेंगे, ना कि VC माइनस VB। तो क्योंकि VB माइनस VC कर रहे हैं इसीलिए VBC को एक साथ हमने पॉजिटिव माना है। ओके, ये जो पॉजिटिव है ऐसा क्यों है, इस वजह से। बट अगर आप VCB की बात करना चाहें, क्योंकि हमने इधर एमिटर को पहले लिया है VEB और इधर हम कलेक्टर को पहले लेना चाहें तो ओके, सिमिलरिटी के लिए, तो VCB हमारा लेस देन जीरो हो जाएगा। तो बस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, हम यही देख रहे हैं कि ये जो वोल्टेजेस की वैल्यू है ये ग्रेटर देन जीरो है या फिर लेस देन जीरो है। तो यहाँ तक कुछ भी नहीं था, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने इसको बड़ा सा लिख दिया है कि ये फॉरवर्ड बाइस में है और यहाँ पे भी मैं लिख सकता हूँ कि ये रिवर्स बाइस में है। ओके, तो ये देखते हैं। और ये जो आपका ये दिखाया हुआ है ये स्लोप को इंडिकेट कर रहा है और कुछ भी नहीं है। ओके, ये आपके स्लोप को इंडिकेट कर रहा है। अब यहाँ पे आप ये लॉजिक समझो, क्या लॉजिक समझना है कि जब आप फॉरवर्ड बायस वाले इस जंक्शन को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे बैंड बैंडिंग भी होगी, बैंड बैंडिंग किसके बीच में होती है, जंक्शन के बीच में, और ये किस तरीके का है, PNP टाइप का है। तो ऑब्वियसली बात है, देखो ये P हो गया, ये N हो गया, और इसको अच्छा मैंने नीचे शो कर ही रखा है, ये आपका शो कर रखा है PNP। तो इसको कैसे समझेंगे, उसी तरीके से। ये आपने तीन क्या ले लिए, ये बैक टू बैक आपने सेमीकंडक्टर बार ले लिए, ये EC और EC एक लेवल में, EV और EV एक लेवल में। अब क्योंकि पहला वाला आपका P है और बीच वाला है ना ये P, क्योंकि P है तो आपका EF EV के पास होगा नीचे, इसका EF ऊपर होगा EC के पास, इसका नीचे होगा। अब आपको क्या करना है, लेवल करना है। क्या करना है आपको, EF को लेवल करना है। तो ऑब्वियसली बात है कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि आपको किसको उठा के लाना है, आपको EC को उठा के लाना है। अच्छा, ये पूरा फिगर नहीं उठा, ठीक है, इसको रीड्रॉ कर देते, कोई बात नहीं। आपको इसको एक लेवल में लाना है EF को, तो EF के लिए आपने ये EF बनाया, और EC क्योंकि इसके पास है तो ये EC बनाया, फिर आपने ये नीचे EV बना दिया और इसको आपने पूरा कर दिया। तो ये आपका कुछ इस तरीके से हो गया। फिर आपको इसको बैंडिंग को जोड़ देना, तो ये देखो ये दोनों जुड़ गए और ये दोनों जुड़ गए।
तो ये कुछ यही चीज़ हमने यहाँ बनाई है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। हमने इस चीज़ को आपको बता दिया, सिखा दिया है। तो ये चीज़ करी है, उसके आगे बढ़ते हैं। तो ये बैंड बेंडिंग तो समझ में आया कि जंक्शन पे बैंड क्यों हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है, बट यहाँ पे बैंड बेंडिंग भी अलग तरीके से होगी, वो देखते हैं। अब क्योंकि नॉर्मली हमने जो ऊपर बैंड बेंडिंग का डायग्राम देखा था पिछले लेक्चर में, वहाँ पे कोई भी VEB अलग से या फिर VCB अलग से नहीं आया था, पर यहाँ पे आ गया है। तो उसकी वजह से ये जो बैंड है ये सिमिलरली बैंड नहीं होगा। ओके, आप अगर देखो तो ये P और N के बीच में बैंड आपका बैंड हो रहा है, और यहाँ पे भी N और P के बीच में बैंड हो रहा है, बट ये दोनों जो बैंडिंग है ना, ये सिमिलर नहीं होंगी। ये यहाँ पे सबसे बड़ा आपका पॉइंट है। ओके, तो ये देखते हैं, ये बैंडिंग सिमिलर नहीं होंगी। यहाँ पे क्या है, ये EC है, तो EC और आपका EF के बीच में जो पॉइंट है ये आपका ये, ओके, ये आपका EF है पूरा लेवल। तो इसका जो गैप है ये आपका 5BI है, ठीक है, बिल्ट इन पोटेंशियल की वैल्यू, ठीक है, ये तो नॉर्मल होता है। अब क्योंकि यहाँ पे VEB आपका पॉजिटिव आ रहा है, तो 5BI से वो वैल्यू आपकी माइनस हो जाएगी। ओके, अब ये याद रखेंगे कि जब ये आपका VEB पॉजिटिव होगा तो वो माइनस होगा, तो 5BI माइनस VEB। तो अब आपका जो न्यू बैंड होगा, ठीक है, न्यू बैंड होगा, वो आपका क्या होगा, ये वाला जो मैंने हाईलाइट किया, ये इसको मैं दोबारा हाईलाइट कर रहा हूँ। आप बोले तो दूसरे कलर से कर देता हूँ, यही पिंक कलर से। ये आपका बैंड अब इस तरीके से होगा। ये आपका बैंड कब था, ये वाला जब ओल्ड टाइप का था, जब आपका कोई भी बाइसिंग नहीं थी, विदाउट बाइसिंग के। तो ये जो है ना, ये एक्चुअल में EC को ही शो कर रहा है। तो ये 5BI माइनस VEB, तो ये बैंड इस तरीके से हो गया। अब इधर का अगर ओल्ड की बात करें तो ये आपका EC है, और ये आपका कुछ तरीके से ये ओल्ड वाला आपका डायग्राम है, वो बैंड है। ये आपका किसके इक्वल है, 5BI के इक्वल, जैसा उधर है वैसा इधर है। अब क्योंकि यहाँ पे आपने क्या देखा कि VBC पॉजिटिव है और VCB उसका अपोजिट नेगेटिव हो जाएगा, लेस देन 0। तो क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसको प्लस कर देंगे। मतलब एक्चुअल में हम कर क्या रहे हैं, आप ये समझो, एक्चुअल में हम 5BI से जो भी वैल्यूज़ निकल के आ रही है उनको माइनस कर रहे हैं। अब क्योंकि VCB ऑलरेडी माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, और आपका VEB जो था वो पॉजिटिव था और ये माइनस साइन था, इसीलिए ये 5BI माइनस VEB बन गया। तो ये आपका देखो 5BI प्लस VCB, तो ये जब आपका प्लस हो गया 5BI प्लस VCB, तो ये जो बैंड आपका है ये ग्रीन कलर से, ये आपका और ऊपर चला गया, ना कि नीचे आने के बजाय। तो ये कुछ इस तरीके से आपका हो गया। तो ये आपके न्यू वाला ये क्या है, EC ही है, ये कुछ और नहीं है। ये जो आपकी एक्सिस है ये EC स्ट्रेट है, ये EC है। और ये पिंक वाली इधर आपकी ये भी EC थी, ये EC नीचे चली गई, ये EC ऊपर आ गई। उससे क्या हुआ, आपके स्लोप में चेंजेस आए। आप ये समझो स्लोप में चेंजेस आने से बहुत बड़ा चीज़ हो रही है। ओके, आपके इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट अगर इधर से इधर होगा या होल्स का मूवमेंट इधर से इधर होगा तो स्लोप उसके कम ज़्यादा होने से थोड़ा आसानी से आपका मूवमेंट हो सकता है, और उससे क्या होगा, उससे आपका कंडक्टिविटी की वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ओके, तो ये हम एक्टिव वाला देख रहे हैं। और सिमिलरली क्या हो रहा है कि ये EV है, ये EV हुआ करता था पहले वाला EV, ठीक है। ये बैंड, क्योंकि बैंड तो एक तरीके से बैंड होता है, जैसा ऊपर है वैसे नीचे, पर न्यू EV आ गया, ये EV की न्यू वैल्यू हो गई, ये नीचे हो गया EV। ओके, और यहाँ पे EV एक्चुअल में ऊपर जाएगा नीचे आने के बजाय। आप एक कलर से देख सकते हैं, येलो कलर से, क्योंकि इसका EC तो नीचे आया, ये देखो ये EC नीचे आया, बट इधर EC आपका ऊपर चला गया। तो सेम चीज़ आपका EV भी सेम तरीके से फॉलो करता है। तो ये डायग्राम में थोड़ी सी कमी थी कि ये जो आपका पॉइंट है, ये जो बनाया हुआ है ना, ये मैंने काटा हुआ है, ये गलत है, ये गलत है। इसी तरीके से ये नीचे वाला गलत है, ये गलत है। ओके, तो न्यू EV आपका ये हो जाएगा। कलर से आप मैच करके देख सकते हैं, ठीक है। न्यू वाला पूरा ये येलो कलर से बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या होगा, एक एक करके समझते हैं इस डायग्राम के अंदर की बात को, कि होल्स एज मेजोरिटी कैरियर है एमिटर के अंदर। ऑब्वियस सी बात है, होल मेजोरिटी कैरियर है, तो होल जो है वो EV वाली साइड में प्रेजेंट होते हैं, और वो दूसरी तरफ भी आपका EV वाली साइड में ही जाते हैं, तो वो आपका ऐसे करके नीचे जाएंगे। ओके, तो ये होल्स क्योंकि आपका, अब होल्स क्योंकि आपको पता है अपहिल मूवमेंट शो करते हैं, बट एक्चुअल में क्या है ना, आप ये समझो कि हमने ये दिखाया कि होल्स इधर जा रहे हैं और फिर होल्स इधर से इधर चले जा रहे हैं, कि वो इधर चले जा रहे हैं, ठीक है, EV में, नो प्रॉब्लम। बट एक्चुअल में आप ये समझो कि होल्स एक्चुअल में इधर से इधर आ रहे हैं और इधर से इधर आ रहे हैं।
या फिर इस तरीके से बोला जाए तो होल्स अपहिल मूवमेंट शो कर रहे हैं, मतलब ये इधर से इधर शो कर रहे हैं, इधर से इधर शो कर रहे हैं, मतलब दोनों तरफ से एन से उसमें ऊपर ऊपर जा रहा है, ठीक है। होल्स अपहिल मूवमेंट लव करता है और इलेक्ट्रॉन डाउनहिल मूवमेंट। लेकिन क्योंकि हमें आपको कंटिन्यूटी में करंट दिखानी है, और इसी वजह से आप आगे देखेंगे कि जो यहाँ पे करंट की वैल्यूज़ होंगी अलग अलग, उनमें हम पॉजिटिव नेगेटिव भी करेंगे, ठीक है, थोड़े चेंजेस करेंगे कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए। तो हमने ये कंटिन्यूटी में इस तरीके से दिखा दिया कि इस तरीके से ये आपका होल्स का मूवमेंट होगा, और करंट भी होल्स के डायरेक्शन में फ्लो करता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। तो ये दिखा दिया। यहाँ क्या है कि होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम बेस टू कलेक्टर ड्यू टू रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन, ठीक है। तो होल्स इंजेक्टेड हो रहे हैं बेस टू कलेक्टर में, और किसकी वजह से? रिवर्स बायस की वजह से। अब आप ये देखो, क्योंकि इसको फॉरवर्ड बायस किया है तो ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है एमिटर, तो इससे और ज़्यादा होल्स क्या होगा? पॉजिटिव टर्मिनल की वजह से होल्स अपोजिट मूवमेंट शो करेंगे। एक रीज़न और है कि होल्स यहाँ पे डाउन हिल मूवमेंट को क्यों शो कर रहे हैं, आप ये समझो। ये बैटरी है, तो क्योंकि ये जो पी साइड है ये आपका पॉजिटिव साइड से जुड़ा है, तो होल करेंगे एक दूसरे को रिपेल। तो जो इसके यहाँ पे पॉजिटिव होल्स मौजूद होंगे, और जो इस पी साइड में होल्स मौजूद हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये होल्स आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देंगे, भले ही वो डाउन हिल है। अब यहाँ पे रिवर्स बायसिंग है, मतलब ये जो पॉजिटिव साइड है इसका, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है। ओके, ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ये जब नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ेगा तो इसके अंदर के जो होल होंगे वो आगे इसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में अट्रैक्शन होगा। तो इधर रिपल्सन हो रहा है फॉरवर्ड बायस की वजह से, इधर अट्रैक्शन हो रहा है रिवर्स बायस की वजह से, और उससे क्या हो गया? ठीक है, एक तरफ आपका यहाँ पे रिपल हो रहा है, यहाँ अट्रैक्ट हो रहा है, आपका कंटिन्यूस एक्शन बन गया कि आपका करंट कुछ इस तरीके से ऐसे फ्लो करेगी, एमिटर से जाएगी, बेस के थ्रू कलेक्टर में जाएगी, और फिर आपका पूरे सर्किट में फ्लो करना शुरू कर देगी। तो ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये इन्होंने जो लिखा है ना, ड्यू टू रिवर्स बायस ऑफ जंक्शन, या फिर यहाँ पे ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ऑफ जेई जंक्शन, तो उसकी वजह से एक्स्ट्रा एक्शन क्या हो रहा है, आप ये समझ सकते हैं। उसकी वजह से एक्स्ट्रा क्या हो रहा है कि होल्स यहाँ से नीचे जाना शुरू कर दिए हैं, जो कि नॉर्मली पॉसिबल नहीं है, फिर यहाँ तो ऊपर अपने आप ही चले जाएंगे, अपहिल मूवमेंट लव करते हैं, और इसके आगे भी स्पीड में फ्लो होना शुरू कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव जंक्शन से जुड़ा है और नेगेटिव इसको अट्रैक्ट करेगा। बीच में क्या है, जो बीच में क्या हो रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है कि होल्स आर इंजेक्टेड फ्रॉम एमिटर टू बेस ड्यू टू फॉरवर्ड बायस ऑफ जंक्शन, ठीक है। ये वही चीज़ है जो यहाँ पे हमने समझी। ओके, एक्चुअल में ये जो पॉइंट है ये इसी से जुड़ा हुआ है, जैसे कि ये वाला पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है। ओके, मतलब बेस की अभी कोई भी बात नहीं हो रही है इस पूरे डायग्राम में, पॉइंट्स में कोई भी बेस से रिलेटेड चीज़ नहीं है, अभी सब एमिटर और कलेक्टर से रिलेटेड ही हो रहा है। बाकी क्या है, बैंड बेंडिंग इन एक्टिव मोड, जो कि हमने ऊपर सीख लिया था, ठीक है। ये वही है बैंड बेंडिंग इन एक्टिव मोड जो हमने सीख लिया है। तो यह आपका डिटेल में आया कि इलेक्ट्रॉन और होल्स में इन सब का मूवमेंट कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी हम पीएनपी की बात कर रहे हैं जिसमें मेजोरिटी आपके होल्स हैं पीएनपी में, तो इसीलिए अभी हम होल्स की बात कर रहे हैं। एनपीएन होगा तो उसमें इलेक्ट्रॉन की बात कर लेंगे। तो यह आपका डिटेल में हो गया। ओके, ये बहुत मतलब इसमें 10-20-15 मिनट लगा जो भी, लेकिन डिटेल में हमने समझ लिया। अब बात करते हैं आगे कुछ, जैसे कि ये बैंड हो रहा है, तो ये वही वैल्यूज़ हैं जो हमने ऊपर देखी, 5bi माइनस VEB माइनस है इधर क्या है, ये बैंड इस तरीके से ऊपर जा रहा है, 5bi प्लस VEB है ये। ओके, 5bi प्लस VCB था, है ना, VCB, ये 5, तो ये चीज़ हो गई। और अगर बीच में 5bi जो है वो VEB के इक्वल है, ओके, तो ये आपका स्ट्रेट लाइन हो गया। मतलब एक्चुअल में क्या है ना कि ये दिखा रहा है कि आपका बैंड किस तरफ को बैंड होगा, ठीक है। ये क्या है, दोनों तरीके से आपकी पॉसिबिलिटी शो कर सकता है, जैसे कि पीएनपी में हमने ये देखा, एनपीएन में हम ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो अगर VEB की वैल्यू बड़ी होगी 5bi, तो बैंड आपका ऊपर की तरफ चला जाएगा। VEB की वैल्यू कम होगी, इसका यही मतलब है, माइनस कर रहा है, कम है, तो ये आपका नीचे चला जाएगा। और VEB अगर 5bi वोल्टेज पोटेंशियल के इक्वल होगा तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, बस ऐसे ही है। ओके, अब कुछ थ्योरी की बात करते हैं कि जेई जो है, जेई इज फॉरवर्ड बायस एंड हेंस डिप्लीशन विद इज रिड्यूस, क्योंकि जेई फॉरवर्ड बायस है, और जब भी फॉरवर्ड बायसिंग होती है तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ कम हो जाती है, सबको पता है। सो इफ़ VEB हमारा 5bi से बड़ा है, देन बैंड बेंडिंग हेल्प्स टू क्रॉस होल्स फ्रॉम एमिटर टू बेस। तो ये तो हमने देख लिया साफ साफ कि होल्स को क्रॉस करने में हेल्प कर रहे हैं कौन, बैंड बेंडिंग हेल्प कर रहा है। ओके, जो बैंड बेंडिंग का स्लोप है वो हमें हेल्प कर रहा है, और फॉरवर्ड बायसिंग तो ऑब्वियसली कर ही रही है। तो होल्स जो हैं उनको एमिटर से बेस में जाने के लिए आपका बैंड बेंडिंग हेल्प कर रहा है। कब? जब आपका VEB 5bi से बड़ा है। तो एक पॉइंट ये हो गया।
फिर है JC रिवर्स बाइस है, विच हेल्प्स माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स इन बेस टू क्रॉस JE जंक्शन एंड हेंस दे रीच द कलेक्टर। अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझो, इम्पॉर्टेंट है, इसको अलग से समझते हैं। जैसे ये आपका है ना, ये बीच में क्या देखा आपने जब डायग्राम बनाया कि बीच में होल्स इधर से पहुंच गए इधर, अब ये आगे कैसे जाएं, मतलब आप ये समझो कि बेस में जो जैसे एमिटर है, एमिटर से निकल के होल्स आपके बेस में गए, ठीक है, ये तो आपने समझ लिया कि क्यों गए, पर बेस से कलेक्टर में क्यों जा रहे हैं, तो उसका सीधा सा रीज़न है क्योंकि कलेक्टर को आपने रिवर्स बायस किया, ये नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है, और जब आपने नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ा है तो वो इतना पुल या पुश क्रिएट कर देगा कि ये जो होल्स हैं वो आपके क्रॉस करके कलेक्टर के अंदर चले जाएं, क्योंकि उनको लालच है इस नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंचने का। ओके, तो ये चीज़ है। तो ये जो रिवर्स बायसिंग कर रहे हैं ना JC टर्मिनल की, ये हमें हेल्प कर रहा है कि जो हम होल्स हैं वो हमारे एमिटर से पहले तो बेस में गए और फिर वो बेस के थ्रू आपका कलेक्टर में भी पहुँचे, तो ये हेल्प कर रहा है यहाँ पे। ओके, तो ये हमने पूरा मूवमेंट देख लिया, जैसे PNP टाइप लिया तो उसमें मूवमेंट होल्स का कैसे कैसे हो रहा है और क्यों क्यों हो रहा है, ये हमने पूरा डिटेल में देखा। ओके, अब आगे बात करते हैं ट्रांजिस्टर करंट कंपोनेंट्स की बात करते हैं। ठीक है, सारे करंट आपके कंपोनेंट्स हो गए। तो पहले बात करते हैं होल्स की। होल्स मान लो कि हमने यहाँ पे 100 होल्स लिए, मान लो, ठीक है, हम PNP ही ले रहे हैं, ये हमने PNP ही लिया है, ये आपको दिख जाएगा, ये आपका P है, इसको मैं हाईलाइट करूँ तो ये P, ये बीच में N और ये आपका P, तो हम PNP टाइप का ही रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे 100 होल्स थे जो यहाँ आगे बढ़े, बट क्योंकि यहाँ पे N टाइप है तो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है तो 5 होल रिकम्बाइन हो गए, तो आपके कलेक्टर पे पहुँचे कितने, 95 ही पहुँच पाए। ओके, अब यहाँ पे एक दो चीज़ें हम इंपॉर्टेंट समझेंगे। तो एक करंट क्या है जो आपकी एमिटर से फ्लो हो रही है ड्यू टू होल्स, तो उसको हमने क्या नाम दिया है, ये IPE, मैं हाईलाइट करता चलूँगा, ठीक है, ये IPE, तो ये वो करंट है जो आपका एमिटर से आगे जा रही है और ड्यू टू होल्स। अब क्योंकि आप ये समझो कि कुछ आपके होल्स इलेक्ट्रॉन भी मौजूद है, कहाँ पे, यहाँ पे मौजूद है। ओके, ये इस जगह एमिटर के अंदर, ठीक है, ये मतलब हाईलाइट करके दिखा सकता हूँ, और ऐसे ये कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद है, भले ही वो माइनॉरिटी में है। अब क्योंकि B वाला जो पॉइंट है वो इस तरफ से पॉजिटिव से भी जुड़ा है, तो ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है ये इन इलेक्ट्रॉन को भी खींचेगा अपनी तरफ, समझ रहे हो, ओके, अट्रैक्ट करेगा। तो आपकी एक नई करंट और आ गई, वो क्या है, INE। तो कुल मिला के आपका एमिटर वाली साइड से 2 करंट निकल रही हैं, वो कौन कौन है, IPE और INE, बट INE की वैल्यू बहुत कम है और इसको हम आगे यूज़ भी करेंगे। और समझते हैं, अब क्योंकि जो करंट इधर से जा रही है मतलब एमिटर से, वही लगभग सेम इधर भी पहुंच रही है, तो जो आपके होल्स हैं, ओके, जो आपके होल्स हैं, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन में तो होल्स चल रहे हैं, तो होल्स आपके जब कलेक्टर में पहुंचेंगे और उसको लालच होगा इस नेगेटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा वो, तो वो जो करंट आपके एस्टिमेट करेगा, क्योंकि वो करंट कहाँ है, वो कलेक्टर साइड में, तो IC, और क्योंकि होल्स की वजह से तो IPC, वो कलेक्टर आपकी ये हो गई। अब क्या है, आप एक चीज़ अगर भूल रहे हो तो आपने क्योंकि इसको रिवर्स बायस किया है, और जब जब आप रिवर्स बायसिंग करेंगे तो आपकी एक रिवर्स सैचुरेशन करंट भी फ्लो होगी। तो पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसको, ये IPC हो गया आपका। तो एक जो रिवर्स बायसिंग की वजह से रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होगी, तो वो हमने नाम ले लिया ICO। अब आपने कितनी करंट देख ली, मेरे साथ गिनेंगे, IPE INE एमिटर वाली साइड में, IPC ड्यू टू होल्स और ICO ड्यू टू रिवर्स बायस, तो 4 करंट हमने देख ली। ओके, अब क्या है कि 4 करंट है, अब यहाँ पे एक्स्ट्रा और कुछ भी नहीं है, मतलब इन्हीं सब करंट को मिल जुला के ही आपका IB IC और IE बना। तो आप साफ साफ देख सकते हो कि आपका जो IE करंट है जो कि इसमें एंटर होते दिखा रहा है, वो क्या है, दोनों का सम है, वो 2 करंट में डिवाइड हो गया, IPE और INE। अब इसमें जो IC करंट है एक्चुअल में, क्योंकि ये करंट आपका इस तरफ फ्लो करेगा क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इधर है, तो वो इस तरीके से होगा, ठीक है, इससे बाहर निकलता हुआ करंट। तो वो भी वही बात हो गई, वो भी 2 करंट से मिलके बनाए, ये आपका IPC और ये क्या आपका ICO। अभी हम उस साइन की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो नेगेटिव पॉजिटिव हम देख लेंगे अपने हिसाब से। तो ये आपकी 2 करंट से मिलके बनाए। अब आप एक चीज़ और समझो, क्योंकि IB में भी करंट है और वो IB करंट जो है वो सप्लाई हो रही है। एक्चुअली में क्या है ना
कि एक तो VEB है, इसमें करंट ऐसे जाएगी क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल इधर है, हमेशा एंटर करती है नेगेटिव टर्मिनल से और लीव करती है पॉजिटिव से, और पॉजिटिव टर्मिनल से करंट ये आ रही है। तो आप ये समझो कि एक करंट इसमें जा रही है और एक इससे निकल रही है, तो डिपेंड करता है कि कौन सी वोल्टेज या करंट की वैल्यू ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आपकी ये वाली करंट ज़्यादा होती है। ठीक है, ये जो इस वाले टर्मिनल से निकल रही है जिससे रिवर्स बायसिंग करी है, तो ये वैल्यू आपकी करंट की ज़्यादा है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपके ओवरऑल करंट इस टर्मिनल के अंदर एंटर करती है, और हमारे डिज़ायरेबल भी यही है कि करंट इसके अंदर एंटर करे। ऐसा क्यों है, इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि ऐसा क्यों है, कि हम क्यों चाहते हैं, और वही रीज़न हुआ कि इसको हम करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं। ओके, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो करंट है वो इसके अंदर एंटर करे। हम अभी साइन की उतनी बात नहीं कर रहे, करेंगे। तो कुल मिला के वही हो रहा है कि यहाँ से क्या हो रहा है, IPE, और उससे हम अगर माइनस कर देंगे IPC तो बची हुई करंट जाएगी। तो कुल मिला के क्या है कि ये वाली जो IPE करंट है, मेरे साथ देखेंगे IPE, ये दो करंट में डिवाइड हो गई। पहला IPC, ये मान लो ये 5 मिली एम्पेयर करंट है, तो ये 4 मिली एम्पेयर इधर चलेगी, तो जो 1 मिली एम्पेयर जाएगी वो क्या होगी, वो आपका देखो IPE करंट है और वो दो करंट में डिवाइड हो गई। एक आपका X है, आपको पता नहीं, और एक आपका IPC है। तो आप सीधे सीधे बताओ X की वैल्यू क्या होगी, X की वैल्यू होगी IPE माइनस IPC। तो यही चीज़ हमने यहाँ पे यूज़ करी है, ये देखो IPE माइनस IPC, तो ये करंट हो गई। और बाकी तो INE आई रही है, तो ये जो दो करंट हैं कौन कौन सी, आपका ये INE और IPE माइनस IPC, ये दोनों मिलके ये आपका IB करंट बना देंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट ठीक है, आपको समझना है कि 4 करंट है, 4 करंट क्यों है अलग अलग। ठीक है, सिंपली तो IB, IE, IC तो बहुत आसान होता है समझना, बट इसके अंदर जब घुसते हैं BJT के, तो ये IPE, INE, IPC, ICO, ये सब क्या होता है ये समझना बहुत ज़रूरी है, और क्यों होता है वो समझना ज़रूरी है। तो ये डिटेल में हमने देखा। ओके, और एक चीज़ और रहती है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो VEB की वैल्यू है और जो VBC की वैल्यू है या फिर VCB की वैल्यू है, इन दोनों के कंपैरिजन में कम ज़्यादा मतलब क्या है। ठीक है, ये दोनों एक ही बात होगा, बस दोनों में नेगेटिव साइन का अंतर है। तो इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन हो रहा है, किसकी वैल्यू ज़्यादा है किसकी कम है, इस पर डिपेंड करेगा कि IB जो करंट है वो आपकी टर्मिनल के अंदर एंटर करेगी कि उसको लीव करेगी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं कि जो ICO है, जो आपका ये क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, तो वो आपका PNP ट्रांजिस्टर के अंदर नेगेटिव वैल्यू का होता है। ओके, और वो ऑब्वियस ही बात है, आपको दिख भी रहा होगा, क्यों, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है हम इसको करंट को बाहर निकलते हुए शो कर रहे हैं, बट ICO अंदर जा रहा है, तो इसकी वजह से ICO की डायरेक्शन क्या हो गई, नेगेटिव हो गई। और यही आपका पॉजिटिव वैल्यू का हो गया PNP, सॉरी मेरे हिसाब से ये आपका गलत हो गया, ये NPN होगा। तो NPN अगर ट्रांजिस्टर की बात करेंगे BJT की, तो ICO वहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू का होगा और PNP के अंदर नेगेटिव वैल्यू का है, ये याद रखेंगे। ठीक है, रिवर्स सैचुरेशन करंट, ये चीज़ हो गई। तो अब बात करते हैं, ठीक है, ये तो रिप्रेजेंटेड एज फ्लोइंग फ्रॉम कलेक्टर टू बेस। ठीक, कलेक्टर से बेस की तरफ जाते हुए हमने इस तरीके से ऊपर डायग्राम में देखा भी है, ये हो गया। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं। PNP BJT जो है उसको एक्टिव मोड में अगर बायस कर रहे हैं, तो आपको हमें से याद रखना है कि VE आपका ग्रेटर देन है VB से, और VB आपका ग्रेटर देन है VC से। ओके, तो ये वोल्टेज की वैल्यू आपको एक्टिव मोड में मतलब रखनी है कंपैरिजन में, तो ये याद रखेंगे। ओके, फिर बात करते हैं कि कन्वेंशनली ऑल 3 करंट्स IE, IB और IC को अज्यूम कर रहे हैं कि वो एंटर कर रही है BJT में। तो कन्वेंशनली हम ये मान रहे हैं कि तीनों ही करंट एंटर कर रही है। अब ये समझो ऐसा क्यों है और फिर इसको हम चेंज क्यों करते हैं वो समझो। ओके, अगर आप देखो डायरेक्टली देखो, कन्वेंशनली हम अगर इसमें देखें तो तीनों करंट एंटर होती हुई हमें दिखाई जा रही हैं, बट देखो अभी इसको आप भूल जाओ कि बैटरी का टर्मिनल क्या है। तो नॉर्मली तो ये IC आपको इसको एंटर होते हुए दिख रही है, IB भी एंटर होती दिख रही है, IE भी एंटर होती दिख रही है, बट अगर आप इस रिवर्स बायस की बैटरी के लॉजिक से भी देखो तो ये IC करंट कुछ ऐसी होनी चाहिए। ओके, तो वो सब देखते हैं। तो ये आपको तीनों एंटर होती हुई दिख रही हैं, तो KCL लगाएंगे तो तीनों का सम इक्वल टू 0, क्योंकि तीनों ही एंटर हैं। एंटर वाली एक तरफ लेते हैं, लीविंग एक तरफ लेते हैं। तो इससे क्या निकल के आया कि IE जो है वो माइनस ऑफ IB प्लस IC दोनों के सम के इक्वल है, बट माइनस में। ओके, तो कन्वेंशनली या करेक्टली अगर बात करें तो ये आपका नेगेटिव साइन होता है IE इक्वल टू, बट ये क्वेश्चन तो बहुत शॉर्ट और बहुत फेमस है, नेगेटिव साइन होता है, पर हमें नेगेटिव नहीं लेना, तो हमें पॉजिटिव लेना है। तो ये है कि बट वी टेक, हम लेते हैं पॉजिटिव साइन, IE इक्वल टू IB प्लस IC। ओके, तो इसको हम चेंज कर देते हैं हमेशा, अपने कन्वीनियंस के लिए चेंज कर देते हैं।
ओके, तो IC की इस वैल्यू, इसकी डायरेक्शन को भी चेंज कर देते हैं। ओके, ये एंटर कर रही है तो ये लीव करेगी और इसको भी लीव करता हुआ दिखा देते हैं, या तो ऐसे दिखा देते हैं, या तो इन दोनों को एंटर होते हुए दिखा देते हैं, तो इसको लीव होते हुए दिखा देते हैं। ये चीज़ हो गई। तो यही चीज़ देखो, अगर आप NPN टाइप का ट्रांजिस्टर ले रहे हो यहाँ पे NPN का, तो आपने बेस की करंट को एंटर होते हुए दिखाया, कलेक्टर की करंट को एंटर होते हुए दिखाया, और आपको पता है ये आपका ये N ऊपर है, ये P है और फिर ये N है, तो P से N की तरफ एरो बनाना है, तो आपको एमिटर करंट को लीव होते हुए दिखा दोगे, तो आपको सीधा से लॉजिक करेक्ट हो जाएगा, IE = IB + IC। ओके, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद बात करते हैं इधर, ये आपका PNP टाइप का है, ये N है, ये P है, ये N है, तो हमेशा ये P है, तो P से N की तरफ मतलब एरो अंदर जाते हुए। अब क्योंकि IE करंट अंदर जा रही है, तो IB और IC करंट को लीव करते हुए दिखा दो, ठीक है, इससे बाहर जाते हुए, तो ये इससे बाहर जा रही है और ये बाहर जा रही है, तो इसी तरफ से आपका ये IE = IB + IC की तरह हो गया। अब यहाँ तक हमने बात देखी इसकी I और IB और IC करंट और उनकी डायरेक्शन से उनके साइन की बात को, वैल्यू को। अब आगे देखते हैं, ड्यू टू फॉरवर्ड बायस वोल्टेज जो VB है, क्योंकि हम अभी भी एक्टिव मोड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, एक्टिव मोड की, तो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज की वजह से क्या होगा, होल्स हम जो होंगे वो एमिटर से हमारा बेस की तरफ मूव करेंगे। अब जो हमने डिटेल में ऊपर डायग्राम में देखा था ना, उसी थ्योरी को डिस्कस कर रहे हैं, तो बेस की तरफ मूव करेंगे एंड कंट्रीब्यूट करंट, वो IPE करंट को कंट्रीब्यूट करेंगे। क्यों? क्योंकि करंट एमिटर के अंदर हो रही है और होल्स की वजह से हो रही है। वेयरएज जो इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे एमिटर से बेस की तरफ, कुछ इलेक्ट्रॉन भी मूव करेंगे, ठीक है, बैटरी के टर्मिनल की वजह से, जैसा मैंने ऊपर बता दिया था। एंड कंट्रीब्यूट करंट, वो करंट कौन सी कंट्रीब्यूट करेंगे, INE, क्योंकि वो एमिटर के अंदर की करंट है और वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। आप उनको दोनों को जोड़ दोगे तो आपको IE मिल जाएगा। ओके, तो ये वही चीज़ हो गई, IPE होल करंट थ्रू जंक्शन JE और INE इलेक्ट्रॉन करंट थ्रू जंक्शन JE। तो हैंस नेट करंट फ्लोइंग थ्रू एमिटर जंक्शन, तो एमिटर जंक्शन से टोटल करंट कितनी आपका फ्लो कर रही है JE से, ये दोनों जोड़ के। IE जो करंट है वो IPE और INE दोनों का सम के इक्वल है। हमें ये भी याद रखना है, जो मैंने ऊपर बताया ही था, कि जो इलेक्ट्रॉन की करंट है, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि ये P वाला रीजन है, P सेमीकंडक्टर है, तो बहुत कम है होल के सामने, तो आप इसी को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि एमिटर हैवली डोप्ड है, उसमें मोर नंबर ऑफ होल्स हैं। ओके, क्योंकि हैवली डोप्ड है तो होल्स बहुत ज़्यादा हैं, तो IPE जो करंट है वो INE की कंपेरिजन में काफ़ी ज़्यादा है, तो आप INE को नेग्लेक्ट करके भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप सिंपल एक करंट मान सकते हैं। अब आपका जो ये करंट है ICO, वो लीकेज करंट है, ये आपने देख ही लिया था। तो IC एक्चुअल में क्या निकल के आया था, आपने ये देखा था कि IP इधर जा रही है और ICO इधर जा रही है, और आपने इसको इधर या IC को माना था। आप ऊपर जाके मतलब लेक्चर के पीछे जाके भी करेक्ट डायरेक्शन को देख सकते हैं, ICO अंदर जा रही है, IPC इधर जा रही है और IC भी अंदर जा रही है। तो इसका सीधा सीधा आप क्या निकाल सकते हैं कंक्लूजन, कि आपका IC जो है वो ICO - IPC के इक्वल है। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि IC और IPC जो है आपका, ये दोनों करंट, ये दोनों एक तरफ हो गए। कैसे? मान लो ये आपका एक टर्मिनल पॉइंट है, तो ये दोनों ही एंटर कर रही हैं इस पॉइंट पे। आप ये देखो ना, एंटर और लीव वाला कॉन्सेप्ट लगाओ KCL का, और इससे लीव एक ये पॉइंट है, ठीक है, इसको मैं दूसरे से दिखाता हूँ, ये नोड है, तो ये आपका एंटर कर रही है, IPC एंटर कर रही है और ICO लीव कर रही है। तो IC + IPC एक तरफ, ICO एक तरफ, या फिर IC जो है आपका वो इन दोनों के। तो हमने अलग अलग इक्वेशन निकाली। देखो ऊपर हमने IE की इक्वेशन निकाली जो कि आसान है, और इधर हमने IC की इक्वेशन निकाली। अभी तक हम IB के अंदर नहीं गए हैं। ओके, तो ये हमने बात कर ली। उसके बाद आगे बात करते हैं कि व्हेन होल्स आर इंजेक्टेड इनटू बेस, जब होल्स को इंजेक्ट करते हैं बेस में, उससे क्या होता है, इसका सीधे से क्या मतलब है, ठीक है। तो जैसे मैंने अभी कहा कि हमने एमिटर और कलेक्टर का तो सब कुछ देख लिया, बेस का नहीं देखा। ये कह रहा है कि होल्स को हमने इंजेक्ट किया है बेस में। ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा ऊपर चल के डायग्राम से देखते हैं ऐसा कैसे हो रहा है। ये तो आपने यहाँ देखा ना कि इसकी बाइसिंग कर रहे हैं, इधर तो फॉरवर्ड बाइस किया है, इधर रिवर्स बाइसिंग ज़्यादा है। तो ये जो बेस है ये एक्चुअल में इसके पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है, और ये पॉजिटिव टर्मिनल इसके अंदर होल्स को सप्लाई कर रहा है, ठीक है। ये होल्स कहाँ से आ रहे हैं, ये इधर से आ रहे हैं। और एक्चुअल में क्या हो रहा है ना कि अभी हमने किसकी बात करी है, PNP की बात करी है। तो ये एक्चुअल में बीच में बेस जो है वो N टाइप का है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मौजूद है।
ओके। और हमने क्या देखा था लॉजिक में सबसे पिछले लेक्चर में शुरू में, कि जो बेस के अंदर जो आपके चार्ज कैरियर होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, इसीलिए बेस की डोपिंग आपकी लाइटली होती है, बेस की विद आपकी कम होती है। तो ऐसा क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो आपके मेजॉरिटी कैरियर आपके एमिटर से निकल रहे हैं, जो कलेक्टर में पहुँच रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। मान लो कि ये 5 यहाँ पे रिकम्बाइन हो गए। 5 रिकम्बाइन होल क्यों हुए? क्योंकि यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद थे। मान लो मैंने इन 5 इलेक्ट्रॉन में से यहाँ से होल्स को भेज के, ठीक है, इसके अंदर से होल्स को भेज के मैंने 3 इलेक्ट्रॉन को आपको उनको मतलब पहले ही रिकम्बाइन करा दिया। तो अब आपके केवल 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो आपके 2 होल रिकम्बाइन होंगे यहाँ पे, और आपके कितने 98 इलेक्ट्रॉन कलेक्टर को रीच करेंगे। उससे क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो यही मेन कॉन्सेप्ट है कि आप अलग से बेस के अंदर आप उसके अंदर जो आपके माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, क्योंकि बेस एन टाइप का है, तो एन टाइप के लिए माइनॉरिटी कैरियर कौन से हो गए? आपके होल्स। तो होल्स को आप इंजेक्ट करा रहे हो, तो यहाँ पे वही चीज़ हो रही है। ओके, ये देखते हैं। तो व्हेन होल्स आर इंजेक्टेड इनटू बेस, इससे क्या हुआ? होल्स के अंदर आपके क्या हुआ? सॉरी, बेस के अंदर होल्स इंजेक्ट हुए, बेस के जो खुद के इलेक्ट्रॉन थे वो आपके न्यूट्रलाइज हुए, और उनके न्यूट्रलाइज होने से आपके ज़्यादा से ज़्यादा होल्स एमिटर से निकल के कलेक्टर में जा रहे हैं। तो वही चीज़ हो रहा है, फ्यू ऑफ देम रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द बेस, ठीक है, बेस के इलेक्ट्रॉन से कुछ रिकम्बाइन हो गए क्योंकि बेस आपका एन टाइप का है, एंड रिमेनिंग होल्स आर मूविंग टू द कलेक्टर जंक्शन जेसी। और इससे एक एक्स्ट्रा फायदा और हो रहा है कि जो कलेक्टर में और ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स पहुंच पा रहे हैं। ओके, तो व्हेन होल्स रीच टू द कलेक्शन जंक्शन जेसी, दे आर अट्रैक्टेड बाय द रिवर्स बायस वोल्टेज ऑफ जेसी, और क्योंकि जेसी रिवर्स बायस वोल्टेज है वो फिर से अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो इससे कंटिन्यूस फ्लो ऑफ करंट आपका बना हुआ है। उसके बाद आता है एंड हेंस दे मूव थ्रू कलेक्टर रीजन, और इससे क्या हो रहा है कि वो कलेक्टर रीजन की तरफ मूव कर रहे हैं। ओके, दिस मूवमेंट ऑफ होल्स थ्रू कलेक्टर रीजन कॉन्ट्रीब्यूट आईपीसी, और यही जो मूवमेंट ऑफ होल्स है कलेक्टर रीजन का। अब देखो दो बात है, थोड़ा सा जगह चाहिए मुझे, यहाँ ले लेते हैं। दो बात है, और ये आपका एमिटर हो गया, ये आपका कलेक्टर हो गया, कुछ इस तरीके से हो गया। ओके, यहाँ पे क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमने इसकी बाइसिंग करी है, तो यहाँ पे होल्स ये सप्लाई कर रहा है, होल सप्लाई कर रहा है बहुत सारे। ओके, होल सप्लाई कर रहा है। अब यहाँ पे होल्स खुद ही हैं जो कि इधर जा रहे हैं, और फिर ये दोनों मिलके इधर पहुँच रहे हैं, और यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव से जुड़ा है तो ये इधर इनको अट्रैक्ट करेगा होल्स को अपनी तरफ। तो इससे कंटिन्यूस फ्लो बन जाएगा कि एक तो होल्स यहाँ से इसमें जा ही रहे थे, और यहाँ पे कुछ इलेक्ट्रॉन भी हैं, वो अलग बात है, ठीक है। तो ये जो होल्स है कुछ तो इलेक्ट्रॉन से रिकम्बाइन कर जाएंगे, और कुछ ये होल्स भी इधर को चले जाएंगे, तो यहाँ पे एक्सेस ऑफ होल्स मतलब हो जाएगा। होल्स आपके दोनों तरफ से आ रहे हैं, आपके एमिटर से भी आ रहे हैं और बेस से भी आ रहे हैं। मतलब बेस से आ रहे हैं मतलब ये नहीं कि बेस के अंदर से आ रहे हैं, एमिटर वाले तो एमिटर के अंदर से आ रहे हैं कुछ और कुछ इसकी पॉजिटिव बाइसिंग की वजह से भी आ रहे हैं। एक हमने अलग ये बाइसिंग करी है पॉजिटिव, तो यहाँ पे देखो इस पॉजिटिव बाइसिंग से होल हो गए, इस एमिटर के अंदर के होल हो गए, इस बेस की पॉजिटिव बाइसिंग की वजह से होल हो गए, और वो सारे होल मिलके तब कलेक्टर में पहुँच रहे हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे हो रही है। ओके, उसी की वजह से जो सबसे बड़ी जो करंट है आईपीसी, वो आपकी इन सब होल्स की वजह से मिलके ये करंट बन रही है आईपीसी। तो इन्होंने आखिरी स्टेटमेंट में ये बोला कि मूवमेंट ऑफ होल्स थ्रू द कलेक्टर रीजन कंट्रीब्यूट आईपीसी। उसके बाद बात करते हैं सिंस कलेक्टर इज रिवर्स बायस सो देर इज अ रिवर्स सैचुरेशन करंट ऑल्सो, ठीक है, इसके आगे ऑल्सो भी लगा सकते हैं, फ्लोइंग थ्रू द जेसी जंक्शन, जेसी से आपका एक रिवर्स सैचुरेशन करंट भी फ्लो कर रही है। तो ये भी हो गया आपका। तो अब बात कर रहे हैं आपकी कलेक्टर करंट की। ना टोटल कलेक्टर करंट जो आईसी है वो आपकी दोनों करंट का सम हो जाएगा। आईसी इज इक्वल टू माइनस आईपीसी, बिकॉज हमने ऊपर देखा था आईसी प्लस आईपीसी दोनों एक ही है, ठीक है। इस नोड में आईपीसी इधर एंटर जा रही है और आईसी भी इसके अंदर जा रही है, और इस तरीके से देखें तो आपका जो तीसरी करंट है आईसीओ वो इधर जा रही है, और इक्वल टू आईसीओ, तो इसी से आप आईपीसी को इधर ले जाएंगे, माइनस हो जाएगा, तो माइनस आईपीसी प्लस आईसीओ बिकॉज ऑफ, ठीक है, ये क्यों है, बिकॉज ऑफ माइनॉरिटी कैरियर या फिर रिवर्स सैचुरेशन करंट है, ये रिवर्स सैचुरेशन करंट है आपकी आईसीओ, और ये आपका मेजॉरिटी कैरियर की वजह से है, क्योंकि होल्स की वजह से, होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर हियर। तो ये हो गया, ये डायग्राम हमने समझ ही लिया। फिर बात करते हैं कि फॉर अ बीजेटी कलेक्टर करंट जो आईसी है इस कॉम्बिनेशन ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी कैरियर करंट, तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। हमने देखा आईपीसी इज अ मेजॉरिटी करंट
एंड आपका ICO जो रिवर्स सैचुरेशन करंट है वो माइनॉरिटी कैरियर की करंट है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन है। इसी वजह से ये एक रीज़न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसी वजह से BJT को हम बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। और एक्चुअली आप वैसे भी देख रहे हैं कि यहाँ पे दोनों ही तरह के कैरियर आपके इन्वॉल्व हैं इसके पूरे प्रोसेस में। ओके, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया, इसी वजह से हम इसको बाइपोलर डिवाइस भी कहते हैं। फिर आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि सेम वही लेते हैं PNP टाइप का। यहाँ पे 100 होल्स थे और यहाँ पे 95 होल्स पहुँच पाए। तो जो मान लो कि बेस के पास 10 होल है, ठीक है। अच्छा, ये क्या है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस जगह पे, इसको बहुत ही अच्छे से समझेंगे। ओके, तो मान लो आपके बेस के पास 10 होल्स है, सॉरी इलेक्ट्रॉन है पहले से, क्योंकि ये N टाइप का है। यहाँ से 5 इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन हो गए, जो इधर से 100 इलेक्ट्रॉन होल्स जा रहे थे, सॉरी होल्स जा रहे थे, तो 100 में से 95 तो इधर पहुँच पाए और 10 में से 5 रिकम्बाइन हो गए, इलेक्ट्रॉन और होल एक साथ हो गए। तो अब इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। ये क्या दिखा रहा है कि इट हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन लेफ्ट, इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब उससे क्या होगा वो देखते हैं। एक तो करंट होगी, रिकॉम्बिनेशन की करंट है एक, ये चीज़ हो गया। ओके, ये रिकॉम्बिनेशन की करंट है। यहाँ पे क्या है कि आपका जो डोनर्स हैं वो एक्सपोज हो जा रहे हैं। एक्सपोज हो जा रहे हैं मतलब कि जो डोनर्स हैं, मतलब डोनर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव होल है। ओके, हम एक्चुअल में बेस के अंदर क्या डोनेट कर रहे हैं, हम होल्स को डोनेट कर रहे हैं। ओके, तो इसमें हम क्या डोनेट कर रहे हैं, बाहर से, ठीक है, होल्स को इंजेक्ट कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़ है, मतलब कुल मिला के आप ये समझो कि पहले यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे। मतलब यहाँ का लॉजिक है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, और वो बहुत मतलब हार्ड भी है और इजी है एट द सेम टाइम, दोनों बातें हैं। आप ये समझो कि 10 इलेक्ट्रॉन और 5 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा पॉजिटिव क्या है, आपका 5 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पॉजिटिव है। अगर हम पॉजिटिविटी की बात करें तो बस यहाँ पे इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट ही है कि 10 और 5 इलेक्ट्रॉन में ज़्यादा पॉजिटिव क्या है। तो क्योंकि यहाँ पे पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे और अब 5 बचे हैं, तो यहाँ पे मेन क्या है ना कि ये रिलेटिवली मोर पॉजिटिव हो जा रहा है, ये मोर पॉजिटिव है। ये जो छोटा सा पॉइंट लिखा है, पूरा जो कॉन्सेप्ट पूरे अभी स्क्रीन में आपको जो दिख रहा है वो इसी पे डिपेंड करता है कि ये जो अब आपका बेस रीजन है ये रिलेटिवली मोर पॉजिटिव है। अब इसके मोर पॉजिटिव होने से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने लगेगी वो क्या, जैसे ये रिलेटिवली मोर पॉजिटिव होगा तो जो होल्स पी साइड से आ रहे होंगे अब ये उनको अपोज करने लगेगा, ठीक है, अपोजिट फ्लो ऑफ होल्स, जो कि अनडिजायरेबल है, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके मोर पॉजिटिव हो जाने से हमें क्या चाहिए, हमें इसमें इलेक्ट्रॉन्स को, ठीक है, और सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। वो कैसे, कम ज़्यादा करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या है, पहली बात तो ये कि कोई भी कंपेंसेशन नहीं हो रहा, मतलब कि जो 10 इलेक्ट्रॉन थे अब वो 5 बन गए हैं, वो फिर से वापस से ना तो कम हुए ना तो ज़्यादा हुए। तो इसी बात को हमने बोला है कि नो कंपेंसेशन, ना तो वो कम हो रहे हैं ना तो ज़्यादा हो रहे हैं। ओके, दिस इज़ नो कंपेंसेशन। तो एक तो ये चीज़ होगी कि डोनर जो है वो एक्सपोज हो गए हैं। ओके यहाँ पे मतलब जो होल इसमें जा रहे हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, वो आगे नहीं जा पा रहे, ये रिलेटिवली मोर पॉजिटिव हो गया है। और यहाँ पे क्या है कि कोई भी कंपेंसेशन नहीं है। तो अब आपको क्या करना है कि कंपेंसेट करने के लिए, ठीक है, कहाँ गए ये, टू कंपनसेट, ठीक है, ये है। सो वी विल सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम बेस, तो हम बेस से कुछ इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करेंगे। मतलब ये जो हम करंट इसके अंदर भेज रहे हैं ना, एक्चुअली में हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई कर रहे हैं। तो जैसे ही हम इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेंगे तो ये जो कंडीशन थी कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन थे फिर 5 हुए, इसको हम वापस से 10 बना देंगे। तो इसी को बोला जाता है कि हमने कंपेंसेशन कर दिया गया, कंपेंसेट कर दिया और फिर से इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को बढ़ा दिया और इसको लेस पॉजिटिव कर दिया। ओके, इसी का मतलब है कि रिलेटिवली लेस पॉजिटिव। और जैसे ये लेस पॉजिटिव होगा, ठीक है, लेस पॉजिटिव कर दिया, तो वैसे ही ये होल्स का जो फ्लो है वो अच्छा सा होने लगेगा। तो यहाँ पे एक्चुअल में क्या हो रहा है पूरे कॉन्सेप्ट में कि जो करंट है IB, जो IB के अंदर हम एंटर करा रहे हैं वो करंट आपकी कम ज़्यादा करी जा रही है। ओके, वो करंट आपकी कम ज़्यादा करी जा रही है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत है उसको, हमें जो बेस का अंदर का रीज़न है ना उसको रिलेटिवली मोर पॉजिटिव नहीं होने देना है। ओके, बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। क्या हुआ कि पहले 10 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, ठीक है, मेरे साथ समझेंगे। पहले 10 इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 5 होल वहाँ पे आए अलग से
मतलब होल तो बहुत सारे आए पर 5 रिकम्बाइन हो गए, तो 5 इलेक्ट्रॉन बचे। अब 5 इलेक्ट्रॉन 10 इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में रिलेटिवली मोर पॉजिटिव है। अब क्योंकि ये रिलेटिवली मोर पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से जो होल आ रहे हैं एमिटर से, तो वो होल हमारे अब बेस से पास होने में थोड़ी दिक्कत देने लगे। ओके, थोड़ी दिक्कत देने लगे। तो अब हमें फिर से वही चीज़ करनी है कि जो बेस रीजन है उसको रिलेटिवली लेस पॉजिटिव बनाना है। तो रिलेटिवली लेस पॉजिटिव बनाने के लिए सीधे से क्या होता है कि उसके अंदर हमें अलग से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेंगे। वो कहाँ से करेंगे? आईबी करंट से करेंगे। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि ये जो करंट हम सप्लाई कर रहे हैं उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर रहे हैं। मतलब जब हमें ज़रूरत है कि बेस में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो तो उस करंट की वैल्यू को बढ़ा देंगे, जब हमें ज़रूरत है बेस के अंदर कम इलेक्ट्रॉन हो तो उस करंट की वैल्यू को घटा देंगे। तो यही यहाँ पे लॉजिक निकल के आ रहा है कि हम इसको करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों बोलते हैं। ओके, तो बीजेटी इज आपका क्या है? करंट कंट्रोल और करंट सोर्स है। करंट कंट्रोल भी है और एक्चुअल में आपको ये क्या दे रहा है? करंट की वैल्यू दे रहा है। यहाँ से आईसी से क्या निकल रहा है? सॉरी, आईसी निकल रही है आपकी कलेक्टर से बाहर, क्या निकल रहा है? आईसी करंट निकल रही है जो कि हमको चाहिए। तो ये पूरा लॉजिक मैंने आपको बाद में हिंदी में सही से समझा भी दिया कि सो वी विल ये वही चीज़ है कि सो वी विल सप्लाई सम इलेक्ट्रॉन फॉर बेस मीन्स करंट इज सप्लाइड। इसका सीधा सा मतलब है कि करंट सप्लाई करी जा रही है। तो इसी की वजह से इसको हमने क्या बोला है? करंट कंट्रोल करंट सोर्स। अब इसी को थ्योरी में समझ लेते हैं। ओके, कि ड्यूरिंग रिकॉम्बिनेशन बेस लूजेज इज इलेक्ट्रॉन्स। रिकॉम्बिनेशन के दौरान बेस जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देता है। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली लॉस्ट, अगर इलेक्ट्रॉन लगातार खोते रहे, देन बेस रिमेन्स पॉजिटिव एंड इट में स्टार्ट अपोजिंग मूवमेंट ऑफ होल्स। ठीक है, वही सारी चीज़ें जो हमने पढ़ ली हैं। तो बेस हमारा ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और वो होल्स के मूवमेंट को अपोज करेगा फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर की तरफ। देयरफॉर कंपेंसेटिंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को कंपेंसेट करने के लिए, मतलब जो उनका लॉस हुआ है उस लॉस की भरपाई के लिए ओके, फ्लोइंग इनटू द बेस जनरेट अ करंट। ठीक है, तो बेस में हम एक करंट को जनरेट करते हैं इक्वल टू IPE माइनस IPC, और उसकी वैल्यू को भी बता दिया है कि किस वैल्यू की करंट को जनरेट करेंगे। IPE माइनस IPC विच इज अ रिकॉम्बिनेशन करंट, जो कि एक रिकॉम्बिनेशन करंट होती है। इफ इलेक्ट्रॉन सप्लाई टू द बेस इज कॉन्स्टेंट, अगर जो हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं, आप एक पॉइंट और समझो, ये इंपॉर्टेंट है कि जो हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं बेस में, अगर वो कांस्टेंट है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मतलब करंट कांस्टेंट है, तो बेस रीजन होगा वो न्यूट्रल बना रहेगा एंड फिक्स नंबर्स ऑफ होल ट्रेवल फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। तो बेस रीजन एकदम से एक न्यूट्रल टाइप का रीजन बन गया। मतलब क्या है कि जितने इलेक्ट्रॉन इधर से होल, जितने होल आपके एमिटर से जा रहे हैं उतने ही आपके कलेक्टर में पहुंच जा रहे हैं, उससे कुछ कम ज़्यादा नहीं हो रहा है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि जब आप कांस्टेंट रखते हो। दूसरा पॉइंट क्या है कि इफ़ इलेक्ट्रॉन सप्लाई टू बेस इज इंक्रीज्ड, अगर इलेक्ट्रॉन सप्लाई को हम ज़्यादा बढ़ा देंगे तो बेस हमारा ज़्यादा नेगेटिव बन जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्स को अट्रैक्ट करेगा। तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन बेस के अंदर उतने ही होल्स अट्रैक्ट होंगे, ड्यू टू विच नेट फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर इंक्रीजेस। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका नेट फ्लो बढ़ जाएगा। अब हमने क्या किया, जो IB करंट है जो हम बेस के अंदर डाल रहे हैं तो उसकी वैल्यू को और बढ़ा दिया, तो हमें आउटपुट में IC के और करंट मिलने लगी। तो ये धीरे धीरे क्या शो कर रहा है? यही शो कर रहा है कि जो आप IB में करंट डाल रहे हो तो वो करंट कंट्रोल कर रही है BJT के ऑपरेशन को। ओके, BJT एक्चुअली में कितना आउटपुट में करंट देगा वो ये करंट कंट्रोल कर रही है। कौन सी? IB करंट। अगर इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, ये सप्लाई को हम कम कर दें, ठीक है, टू बेस इज रिड्यूस, तो क्या होगा? बेस बिकम्स पॉजिटिव और वो आपके लेस नंबर ऑफ होल को अट्रैक्ट करेगा क्योंकि बेस ज़्यादा पॉजिटिव हो गया। तो उससे क्या होगा कि जो नेट करंट है, नेट होल फ्रॉम द एमिटर टू कलेक्टर आपके कम हो जाएंगे, नेट करंट आपकी कम हो जाएगी। तो इस पूरी चीज़ ने प्रूव कर दिया कि आपका ये करंट कंट्रोल डिवाइस क्यों है। ओके, तो 10 इलेक्ट्रॉन सप्लाई टू बेस एंड हैंस बेस करंट कंट्रोल्स द होल फ्लो। तो जो हम इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहे हैं बेस में, मेन चीज़ वो है, और उसी की वजह से जो है कि बेस करंट जो है वो होल के फ्लो को कंट्रोल कर रहा है फ्रॉम एमिटर टू कलेक्टर। देयरफॉर BJT इज कॉल्ड करंट कंट्रोल डिवाइस। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और करंट कंट्रोल करंट सोर्स, तो करंट कंट्रोल डिवाइस या फिर करंट कंट्रोल करंट सोर्स, इसी वजह से हम BJT को बोलते हैं। अब छोटा सा कुछ बात कर लेते हैं, फिर लेक्चर 29B पे चलेंगे कि KCL, अगर बेस पे हम KCL लगा दें तो एक तो करंट IB है जो उसके अंदर भेजी जा रही है, प्लस IPE माइनस ICE रिकॉम्बिनेशन करंट है। ये कौन सी करंट थी? रिकॉम्बिनेशन करंट थी। और INE प्लस ICOB ये अलग करंट है। ओके, तो ये चारों करंट हम पढ़ चुके हैं ना। एक करंट IPE है, एक INE है, ठीक है, फिर एक करंट क्या थी आपका IPC माइनस ICO, ये सारी करंट थी। ओके, और एक आपका IB करंट है। तो ये सबको एक तरफ करके इक्वल टू 0 लिख दिया, जिसमें से कि आपका IPC माइनस हो गई, ये IPC माइनस हो गई और यह आपका प्लस हो गया इस तरीके से। ओके,
तो ये चीज़ हो गई। अब हम क्या करते हैं कि इसमें INE, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट है जो कि माइनॉरिटी है आपके एमिटर वाली साइड में, इसको नेगलेक्ट कर देते हैं, और रिवर्स सैचुरेशन करंट इसको भी नेगलेक्ट कर देते हैं। तो IBE एक्चुअल में आपका क्या आ गया, माइनस ऑफ IPE माइनस IPC, मतलब या फिर बोले तो IPC माइनस IPE, जो आपकी मर्जी हो। तो माइनस ऑफ IPE जो एमिटर वाली करंट है वो अंदर है, ऊपर बाहर मेन माइनस हमने लगा दिया है, और माइनस ऑफ IPC। तो IB केवल इन दो करंट का सम है, तो यूज़ ओनली, ठीक है, इसको यूज़ करना है। डोमिनेंट करंट कंपोनेंट ऑफ IB इज रिकॉम्बिनेशन करंट। तो जो डोमिनेंट करंट कंपोनेंट IB का वो आपका रिकॉम्बिनेशन करंट है। ओके, ये वाली IPE माइनस IPC, हम यहाँ पे INE और आपका ICO इन सबको नहीं लेते, ठीक है। तो डोमिनेंट करंट जो कंपोनेंट है आपका IB का वो आपका ये वाला है, ओके, रिकॉम्बिनेशन करंट, ये याद रखेंगे। तो IB जो एक्चुअली में इक्वल हो गया आपका IPE माइनस ICE के इक्वल है। अब रिकॉल करते हैं, IE आपका IPE उसमें भी था, और आपका उसमें क्या था, INE भी था, और IC जो है उसमें आपका वही आपका दो करंट कंपोनेंट हो गए, एक तो आपका IPC है और एक माइनस ICO है, तो ये IC के इक्वल आ गए। सॉरी, ये माइनस था, तो ये इसके इक्वल आ गए। तो IC इजकल टू माइनस IPC प्लस ICO, तो ये आपके करंट के कंपोनेंट आ गए, ठीक है। I इजकल टू IP प्लस INE, और IC इजकल टू माइनस IPC और प्लस ICO। तो ये तीन आपके अलग अलग करंट कंपोनेंट आ गए, ठीक है, IB, IE और IC, और इनको ऐड कर लेंगे, देख लेंगे, फाइनल आप कंक्लूजन अगर निकालें ना तो IB प्लस IC, IE इजकल टू IB प्लस IC के इक्वल आ जाएगा। या बोले तो कन्वेंशनली अगर बोले तो हमने पहले दिखाया कि ये एक्चुअली में इनके माइनस के इक्वल है, बट क्योंकि फॉर सिंप्लीफिकेशन हम इसको पॉजिटिव ही ले लेते हैं। तो यहाँ पे ये लेक्चर खत्म होता है, आप पॉज करके देख सकते हैं, और इसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर 29B से शुरू करेंगे।